चलिए बच्चों आ गए हैं और ये लो। बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य और कैसे ये बदलता है ऊर्जा में, कार्य शक्ति में कैसे बदलता है, कुछ छोटे से उदाहरण लेते हुए इस कार्य को करेंगे। हमने दरअसल इसका सूत्र बना लिया था कि भाई ये जो कार्य था डी डब्ल्यू, ये था टॉ डॉट डी थीटा। इस तरीके से ये कार्य था। पक्का याद है? अभी अभी तो बनाया था। ओके। अब यहाँ पर बात यह है कि ये कार्य जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा में कैसे बदलता है, ये हमें देखना होता है। ठीक, चलिए। डी डब्ल्यू टॉ डी थीटा, डॉट प्रोडक्ट दोनों को एक ही दिशा में मान लेते हैं, यानी ये मान लेते हैं कि भाई टॉ जो है ठीक समांतर है डी थीटा के, और हम जानते हैं कि दोनों ही सदिश घूर्णन गति के तल के लंबवत होते हैं सर। ठीक है, चलिए। ये क्या है? ये होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन डी थीटा। ये भी बता था हमने, ये भी हमने बना लिया था बहुत पहले। कोणीय संवेग बनाया था, कोणीय संवेग में, और ये बनाया था हमने घूमने वाली चीज़ के ऊपर। ठीक, तो ये बना लिया हमने। अब इसके बाद आई अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या हो गया? डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। समय के साथ जोड़ दो बच्चों, ये लो डी थीटा। चलो आई डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा, डी ओमेगा बना लिया। आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और इस पर लिमिट लगा दी ओमेगा नॉट से ओमेगा। इसको आगे हल कर दिया। डी डब्ल्यू को पूरा डब्ल्यू लिख दिया। लो डब्ल्यू हो गया पूरा, कार्य पूरा हो गया। लिमिट लग गई ना तो कार्य हो गया। डी डब्ल्यू को डब्ल्यू लिख दिया। ठीक, आई, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये क्या है बच्चों? ये है घूर्णन गतिज ऊर्जा। बिल्कुल शुरू में जब हमने जड़त्व आघूर्ण की धारणा, जड़त्व आघूर्ण की धारणा अपने मन में बिठाई थी, तब ये था। यह है घूर्णन गतिज ऊर्जा। ये हमने तब बना लिया था दरअसल जब हमने जड़त्वाघूर्ण को बताया था कि गतिज ऊर्जा में जो पद है वह जड़त्वाघूर्ण है। अब यहाँ थोड़ा संशय हमें इस बात पर होता है कि साहब ये क्या है। ठीक, इसे कर देता हूँ क्लियर। इसे उठा लो यहाँ से। तुम्हें लग रहा होगा सर ये कहाँ से लिख दिया, ये तो याद तो आ नहीं रहा हमारे। चलिए, क्या था? ये था एफ आर, एफ क्या था? एम में, ये था आर एम। ए क्या था? ये था अल्फा आर आर। एम आर स्क्वायर क्या था? जड़त्वाघूर्ण, ये था अल्फा। तो ये हो गया आई अल्फा। लो किसी भी एक कण के लिए बना के देख लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। एफ क्या है? एम ए। कोणीय संवेग क्या है? सॉरी, रेखीय त्वरण क्या है? कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे तुम कहते सर ये तो फिर फंस गया। क्यों फंस गया भाई? लो देखो, v इक्वस टू ओमेगा आर होता है। ठीक, तो डी वी बाई डी टी क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, समय से भाग कर दिया आर। ये क्या है? ये है रेखीय त्वरण। और डी ओमेगा बाई डी टी क्या? कोणीय त्वरण अल्फा आर। लो एक वस्तु अल्फा आर नहीं हो गया? याद आ गया? चलो, तो देखो एम आर स्क्वायर, दो आर स्क्वायर हो गए, क्या बन गया? एक कण का जड़त्वाघूर्ण बन गया। और ये क्या बन गया? कोणीय त्वरण। तो जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण भी ठीक क्या बन जाता है? आघूर्ण, बलों का आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसको बोल देते हैं बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण है। और ये आई क्या है? यह है जड़त्व आघूर्ण। ठीक, तो सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र से तुम बना सकते हो पावर यानी शक्ति। इतनी शक्ति हमें देना दाता। याद आ रहा है ये वाला गाना? ये गाना याद आता है? मन का विश्वास कमजोर होना। बताओ याद आता है कि नहीं आया गाना? वाला गाना मेरे बचपन में आया था ये गाना, जब मैं छोटा था, 6ठी 7वीं क्लास में था जब मैं। ये फिल्म का गाना है, एक फिल्म में आया था ये। हम चले नेक रास्ते पे हमसे
भूल कर भी कोई भूल होना। चलो शाबाश, आगे बढ़ो। मनोरंजन बहुत, तुम लोग मनोरंजन की बात में तो तुम लोग खुश हो जाते हो एकदम। वैसे गाना गा दो सर जी, गाना। ओके, चलिए अब आई शक्ति, कार्य होने की दर या ऊर्जा परिवर्तन की दर। ठीक, शक्ति यानी पावर। ठीक, शक्ति। ठीक, तो क्या होता है शक्ति, क्या होती है? पावर होती है डी डब्ल्यू बाई डी टी। पावर होती है टॉ डी थीटा बाई डी टी। पावर होती है टॉ ओमेगा। पावर होती है टॉ डॉट ओमेगा। एल ओ एल ओ एल ओ। ठीक, देखो कार्य क्या था अभी, टॉ डी थीटा। लगाओ डॉट प्रोडक्ट, लगा लो ये लो डॉट प्रोडक्ट लगा दिया मैंने, ये लो, नो प्रॉब्लम, बना दिया सदिश में। डॉट प्रोडक्ट लगा के चलो, यहीं से लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, लगा लो। ये आ गई पावर। ठीक, अब घूर्णन गतिज ऊर्जा परिवर्तन की दर भी शक्ति है। घूर्णन गतिज ऊर्जा परिवर्तन की दर भी शक्ति है। ठीक, तो यहाँ पे सर ये आ जाए गतिज ऊर्जा परिवर्तन की दर भी शक्ति है। घूर्णन गतिज ऊर्जा हो या कोई भी ऊर्जा हो। अब देखो यहाँ लेता हूँ गतिज ऊर्जा और यहाँ लेता हूँ घूर्णन गतिज ऊर्जा, दोनों को पकड़ लेता हूँ। लो, घूर्णन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी होती है? गतिज ऊर्जा बताओ, के होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। परिवर्तन की दर डी के बाई डी टी 1/2m, इसका अवकलन 2v डी वी बाई डी टी, ये गया 2। ठीक, अब क्या बचा? एम वी डी वी बाई डी टी। ये डी वी बाई डी टी क्या होता है? त्वरण होता है, एम ए वी। देखो एफ वी, ये हो गई पावर। लो, एम में क्या है? फोर्स है, बल है, और बल गुणा वेग क्या होता है? बल और वेग का अदिश गुणनफल। लगा दो अदिश गुणनफल यार, ये लो अदिश राशि लगा, डॉट प्लॉट कर दो, ये लो अदिश गुणनफल यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। यार तो सिंपल सी बात है यार, इस पर इतने पैसे क्यों खर्च करना। अब इसको करो डी के बाई डी टी 1/2 आई ओमेगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई टी, कर दिया अवकलन। लो ये गया 2 आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, आई डी ओमेगा बाई डी टी ओमेगा आई अल्फा ओमेगा टो ओमेगा। तो किसी भी ऊर्जा परिवर्तन की दर, किसी भी ऊर्जा के परिवर्तन की दर क्या होती है? शक्ति। चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे घूर्णन गतिज ऊर्जा हो। ठीक, परिभाषा सभी ऊर्जाओं पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा पर, यानी गतिज ऊर्जा किसी भी तरह की हो, इस बात पर फोकस रखें। तमाम तरह की ऊर्जाओं में परिवर्तन की दर शक्ति से नाप दी जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन सूत्र नहीं है उसके हमारे पास, फार्मूले नहीं है हमारे पास। चलिए, हमारे पास किसका? भाई गतिज ऊर्जा का तो है ही ना, तो गतिज ऊर्जा का तो बना लें कम से कम, ये लो। ठीक, तो बदल गए सारे सूत्र फटाफट फटाफट, जहाँ जिसकी जरूरत हो लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, अब चलिए 7-15 एक उदाहरण है जो आघूर्ण वगुण पे लगाना होगा तुम्हें। ठीक, समीकरण बनाना पड़ेगा गति का। ध्यान रखें, ये जो उदाहरण मैं करा रहा हूँ एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 15, बहुत ही गजब का उदाहरण है। इसको आराम से करेंगे, फुर्सत से समझेंगे इसमें हो क्या रहा है।
यह है उदाहरण 7-15। ओके, कह रहा साहब यहाँ नगण्य द्रव्यमान वाली एक रस्सी 20 किलोग्राम द्रव्यमान है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गतिपालक पहिए के रिम पर लिपटी हुई है। रस्सी पर 25 न्यूटन का एक समान घर्षण बल लगा हुआ है। कर्षण बल, खींचने वाला बल, घर्षण नहीं, कर्षण बल टेंसाइल फोर्स, जो टेंशन बनाता है ना, जैसा कि चित्र इतने में आपको दिखाया है। गतिपालक पहिया एवं क्षैतिज धुरी पर गतिपालक पहिया लगा है, गुरुत्व त्वरण का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर क्षैतिज पर रखा हो तो mg बराबर n बराबर खत्म। उसके बाद जिसके बियरिंगों में कोई घर्षण नहीं है। चलिए गतिपालक पहिया, अब तुम्हारे लिए मैं गतिपालक पहिया लगाता हूँ पहले। गतिपालक पहिया, ये देखो गतिपालक पहिया, ये लगा गतिपालक पहिया, ये लग गया गतिपालक पहिया। चलो हो गया। इस पे तुमने लपेट दी रस्सी, और रस्सी पे तुमने नीचे की तरफ लगा दिया एक बल F बराबर 25 न्यूटन, जो कि इसमें टेंशन के बराबर हो जाएगा। इधर से देखा जाए तो ये दोनों तरफ से लगा देते हैं टेंशन, इधर से भी लगा देंगे टेंशन, तो टेंशन किसके बराबर? टेंशन भी तुम्हारी 25 न्यूटन के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि बीच में यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया, यहाँ से 25 लगाओगे, 25 रस्सी ऊपर को लगा लेगी, फिर यहाँ से 25 नीचे को लगा देगी। रस्सी में टेंशन दोनों तरफ से रस्सी के बीच में केंद्र की तरफ लगती है। आया, अब इसकी त्रिज्या क्या बताई थी? 20 किलोग्राम का है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसके जो त्रिज्या है ये r, ये ठीक, ये कितनी है? यहाँ पे लिख सकते हैं इसको r, ऐसे r है 20 सेंटीमीटर। इस पहिए का द्रव्यमान है 20 किलो, ये लो, ठीक हो गया, बन गया पहिया। गतिपालक पहिया, ये रहा गतिपालक पहिया, ऐसा, और ये लो, डन। और ये तुमने इस पहिए को यहाँ लगा रखा है इस स्टैंड पे, ये बन गया तुम्हारा स्टैंड, ओके। और ये बन गई वो मेज जिस पे तुमने गतिपालक पहिया लगा रखा है, ठीक, ये रहा, हो गया गतिपालक पहिया, ठीक। अब इस गतिपालक पहिया को चला देंगे, घुमा देंगे, ठीक। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या आता है, पहले बार में क्या पूछता है। हाँ, पहला सवाल है पहिए के कोणीय त्वरण को बताइए। कोणीय त्वरण, पहला सवाल है पहिए का कोणीय त्वरण, ठीक। देखिए कोई भी चीज, कोई भी वस्तु यदि घूमती है बच्चों, अगर कोई भी वस्तु घूमती है तो घूमने वाली वस्तु में हमेशा दो समीकरण हुआ करते हैं, एक होता है चलने वाला, एक होता है घूमने वाला। हो सकता है चल भी रहा हो। चलने वाला क्यों होता है? मान लिया द्रव्यमान के अंदर चल रहा है तो चलने वाला भी लग जाता है, और अगर द्रव्यमान के अंदर नहीं चलता तो केवल घूमने वाला ही लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इस पहिए का द्रव्यमान केंद्र है बच्चे, ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब यहाँ चलाने वाले की जरूरत नहीं, यानी यहाँ पर F बराबर ma की आवश्यकता नहीं। कुछ चल ही नहीं रहा, कोई घूम रहे हैं सिर्फ, जो भी है पहली पहचान हो गई। इसके बाद घूम कोई क्यों रहा है? घुमाने के लिए कोई कोणीय त्वरण लग रहा है साहब, क्यों लग रहा है? कह रहा जी बल आघूर्ण लग रहा होगा साहब। अब बल आघूर्ण कैसे लग रहा है? केंद्र के परितः यहाँ एक तनाव लगा हुआ है बच्चे, ये देख, ये रही वो टेंशन, और इसकी लंबवत दूरी जो है त्रिज्या के ही बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r है, त्रिज्या के ही बराबर है। इसको ना r को लिखूंगा सही तरीके से,
ये देखो ये त्रिज्या के ही बराबर है। तो सिंपल सी बात है यार, बल आघूर्ण में क्या है, बल गुणा लंबवत दूरी, हो टेंशन खत्म। चलो अब लगा लो, बल आघूर्ण क्या है, पहिए के केंद्र के परित, पक्का, चलो शाबाश। अब कितना, टी यानी तनाव यानी त्रिज्या आर, क्या होता है आई अल्फा। जड़त्वाघूर्ण, ध्यान रखना जिस बिंदु के परित बल आघूर्ण लगाओगे उसी बिंदु के गुजरने वाले अक्ष के परित भी ये लगाओगे जड़त्वाघूर्ण। दूसरा कंसेप्ट, कहीं ऐसा मत कर देना कि जड़त्वाघूर्ण किसी और के परित लगा दिया और बल का आघूर्ण कहीं और लगा दिया, गड़बड़। बहुत खतरनाक चैप्टर है ये, बहुत सोच सोच के चलना है, फूक फूक के कदम रखना है। चलिए अब इसके बाद आई, अब ये पहिया जो है क्या है, पहिया है डिस्क की तरह, एक प्लेट की तरह, एक चकती की तरह, ठीक। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा अल्फा। कितना टी है, आजा रे टी आजा रे, 25, ये रहा 25 न्यूटन। कितनी त्रिज्या है, और त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में नहीं लगानी, ध्यान रखना गलती हो जाएगी, इसको लगाओ 0.2 मीटर, ठीक। ये लग गया टी आर, mr² लग गया, ठीक है। मान डाल दो यार, 25 दूनी 50, ये तो 5 ही हो गया, लो बराबर m 20 किलो है, त्रिज्या 0.2 है, नीचे भी 2 है अल्फा। अब क्या करें सर, अब तो अल्फा निकलेगा भाई, अब क्या करना है, कोने समय निकाल देंगे। देखो ये कितना है 20, ये हो गया 0.04, और ये हो गया अल्फा, ये हो गया 2, ठीक। यहाँ से 2 काट दूँ, कितना हो गया, पूरा सोल्व करके दूंगा एकदम ABCD टाइप। 2, 1 दशमलव यहाँ खिसक गई, एक यहाँ से कट गई, तो हो गया 0.2 अल्फा, 2 यहाँ से काट दिया, ठीक। अब कितना आ गया, अल्फा आ गया 5/0.4, 4 दशमलव हटा दिया, अल्फा आ गया 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो उत्तर सही है कि नहीं, 12.5। हाँ, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का मान जो है 12.5 आ गया, डन। चलिए बात इतनी समझ में आई, कोणीय त्वरण का मान इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये बात पकड़ लो, हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं क्या पूछा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को पकड़ना, लॉजिक को, जहाँ जहाँ पर बात सावधानी रखने की है वहाँ वहाँ मैं बता रहा हूँ। इस चैप्टर में फूंक फूंक के कदम रखना, फूंक फूंक के। ओके डन, दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरे में क्या कहता है, 2 सेंटीमीटर रस्सी खुलने तक कर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। 2 सेंटीमीटर नहीं भाई 2 मीटर 2 मीटर रस्सी खुलने तक, 2 मीटर की रस्सी खुलनी है साहब, 2 मीटर का विस्थापन है, यानी 2 मीटर रस्सी खुलती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। विस्थापन 2 मीटर, बल 25 न्यूटन, 25 न्यूटन का बल 2 मीटर रस्सी खोलता है भाई, तो कितना होगा कार्य बल द्वारा, 25 गुना 2 50 जूल, कोई झंझट नहीं है, लो बल गुणा विस्थापन हो गया, कोई चिंता नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे चलो, इस क्षण पर पहिए की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यह मानिए कि पहिया शून्य गति से प्रारंभ करता है।
गतिज ऊर्जा बराबर कार्य, कार्य कितना है 50 जूल। लो ये भी उत्तर हो गया। कोई घर्षण नहीं है, कोई घर्षण नहीं है। जितना कार्य ये बल करेगा वो इसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, पक्की बात है। ये हो गया। लो गतिज ऊर्जा कार्य, कार्य ऊर्जा के परमय से क्या लिख सकते हैं, कार्य ऊर्जा के परमय से। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य है, अंतिम गतिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा का परिवर्तन है। तो कुल गतिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा है, वह कार्य के बराबर है। कार्य इस बल ने किया है, 2 मीटर का विस्थापन हुआ है बच्चों, ढूंढ। ठीक, शाबाश, आगे चलो अगला पढ़ लें। भाग बी व सी के उत्तरों की तुलना कीजिए। बी और सी के उत्तर बराबर हैं भाई। ये बी है, ये सी है। इसे क्या कह रहा है, इसे बी बना दिया, चलो इसे सी बना दिया, पहले वाले को ये बना दिया। ठीक, तो डी में क्या कह रहा है, उत्तर बी बराबर उत्तर सी। क्यों? क्या लिख देंगे इस उत्तर के पीछे, कार्य ऊर्जा के परमय से। क्योंकि घर्षण नहीं है, नहीं है घर्षण, घर्षण नहीं है, तो कार्य ऊर्जा में बदल जाएगा। ठाए ठाए। कितना बढ़िया सवाल था, बताओ ईमानदारी से बताओ, कितना बढ़िया सवाल था ये। कितने फंडे इसमें क्लियर हुए हैं हमारे। ठीक, अब आता है अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग। और इसी में एक चीज़ और है थोड़ी सी आगे, इसे जोड़ देंगे, कोई खास मुद्दा नहीं है। एक है कोणीय संवेग का संरक्षण, लेकिन इससे पहले एक हमें डेरिवेशन करना होता है। हमें इससे पहले एक डेरिवेशन करना होता है कि आघूर्ण लगाने के बाद घुमाने और चलाने पर, ठीक, लॉटनिक गति में हमें एक चीज़ बनानी होती है, प्योर रोलिंग में हमें बनानी होती है, जो कि यहाँ बनती है। क्योंकि ये आघूर्ण का टॉपिक है, उसे यहीं बना दें तो अच्छा है। वो होता है त्वरण का व्यंजक। आनत तल पर त्वरण का व्यंजक, घूमने वाली वस्तु के लिए आनत तल पर त्वरण का व्यंजक, जो बड़ी छोटी सी, बड़ी सरल सी, बड़ी बढ़िया सी बात है। ठीक, वो हमें बनाना होता है, वो बना लेते हैं। उसके बाद कोणीय संवेग पे चलते हैं, कोणीय संवेग का संरक्षण पढ़ते हैं, फिर घूर्णी गतिज ऊर्जा का एक सूत्र बना लेते हैं, एक उदाहरण एनसीईआरटी में उसे कर देते हैं, चैप्टर को खलास कर देते हैं। उसके बाद करेंगे अपने एनसीईआरटी के सवाल। ओके, चलो शाबाश। तो लिख देता हूं, लॉटनिक गति, लॉटनिक गति आनत तल पर गति करते या गति करती हुई किसी वस्तु के त्वरण का व्यंजक। ठीक, घूमती हुई वस्तु। वैसे तो आपने देखा होगा यार, क्या सर वो mg साइन थीटा होते थे सर, वो mg कॉस थीटा होते थे, वही चीज़ है और क्या है, थोड़ा सा बस एक आघूर्ण सा लगाना इस पे और कुछ नहीं करना। शाबाश। तो बना लेते हैं चित्र, पहले इसका चित्र बना देता हूँ तुम्हारे लिए, एकदम बढ़िया बढ़िया चित्र बना देता हूँ। 1 मिनट का काम है चित्र। ठीक, चलिए आनत तल बना दूँ हैं। ये देखो आनत तल बना रहा हूँ, ये बना दिया आनत तल, ये रहा। शाबाश, बना दिया। ठीक है, चलो आगे चलो। अब इस पे कोई वस्तु घुमा देता हूँ।
ये देखो ऐसे, ये कोई वस्तु घुमाए, घूमने वाली, लुढ़कने वाली वस्तु है। अब ये वस्तु है, ये कोई बेलन हो सकता है, ठीक, या ये कोई गोला हो सकता है, खाली गोला हो सकता है। ये लुढ़क रही है इस तरफ को, मान के चलो कि इस तरफ को लुढ़क रही है, ठीक। और इस रेखा को कुछ सीधी सी बनाते हुए ऐसे बना देता हूँ, ठीक। ये लो, इस कोण को थीटा बना देता हूँ। ये लो, ये बना दिया आनत तल। ये लो बच्चों, ये हो गया तुम्हारा आनत तल, तिरछा तल। और इस आनत तल के रंग को बदल दिया गया ऐसे। और बच्चों, इस घूमती हुई वस्तु के रंग को भी बदलूंगा मैं। इस घूमती हुई वस्तु के रंग को भी बदल दिया गया ताकि दिखे कि घूम कौन रहा है भाई। ये लो, ये हो गया घूमती हुई वस्तु। चलो शुरू करो। अब वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का जड़त्व आघूर्ण केंद्र के परित है। यह है केंद्र, केंद्र को लिख लेते हैं C। और वस्तु की त्रिज्या r, वस्तु की त्रिज्या r बना लेते हैं। ये देखो, वस्तु की त्रिज्या बना दी r, यहाँ लिख दिया r। वस्तु का द्रव्यमान m बना दिया, ठीक। और वस्तु का जड़त्व आघूर्ण I बना दिया, तो लिख दिया वस्तु का जड़त्व आघूर्ण केंद्र के परित है। केंद्र के परित क्यों लिया? क्योंकि जब बल आघूर्ण है ना, घूमने वाला बल आघूर्ण, वो केंद्र के परित ही लगाएंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ध्यान रखना चाहिए कि बल आघूर्ण कहाँ लगना है, जड़त्व आघूर्ण भी वहीं से लगेगा, ठीक, के परित है। आई कितना आई है वो होगा एम पे, आर पे डिपेंड करेगा। गोला होगा तो कुछ और होगा, बेलन होगा तो कुछ और होगा, डिस्क होगा तो कुछ और होगा, रिंग होगा तो कुछ और होगा, आड़ा 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 जो भी होगा घूमेगा उसी का होगा, ठीक। चलिए अब वस्तु का द्रव्यमान m, त्रिज्या r, ठीक। तो घुमाने के लिए क्या वास्तव में वस्तु को घुमाने के लिए हमें किसी बल की आवश्यकता है? देखो बात पता क्या है, ये वस्तु अगर मैं रख दूं और यहाँ पे घर्षण ना हो, है ना, तो वस्तु घूमेगी नहीं, ये बात मान के चलो। क्योंकि घूमने के लिए हमें आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है। अगर घुमाते हैं तो किसी वस्तु को घुमाने के लिए कोई ना कोई केंद्र के परित आघूर्ण मुझे लगाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं हाथ है, इसे तुम्हारी तरफ घुमाना चाहता हूँ, तो देखो घुमा कि नहीं घुमा, घुमाने के लिए आघूर्ण लगाना पड़ेगा। अब ऐसे ही वस्तु को घुमाने के लिए भी आघूर्ण लगाना पड़ेगा। चलिए हो गया। अब लगाएं आघूर्ण, किसका आघूर्ण लगाएं भाई? mg। देखो mg जो है इसके बिल्कुल केंद्र पे है, तो mg का तो आघूर्ण नहीं हो सकता ना। भार जो है केंद्र पे है, भार का तो आघूर्ण नहीं हो सकता। अभिलंब प्रतिक्रिया यहाँ केंद्र से होकर जाती है n, और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है mg cos थीटा। ये भी केंद्र से पास होती है, इसका भी आघूर्ण नहीं हो सकता, ये भी नहीं घुमा सकती। mg sin थीटा, ये रहा, ये भी केंद्र पे है, नीचे की तरफ सरका देगा इसको, इसका भी आघूर्ण नहीं हो सकता। तो क्या करें साहब, किसका आघूर्ण लगाएं? इसको अगर यूँ घुमाना है, यहाँ से इधर को घुमाना है, यहाँ से इधर को घुमाना है, यहाँ को घुमाना है ऐसे, तो यहाँ पर हमें एक घर्षण बल लगाना पड़ेगा F। और ये घर्षण बल ऐसा लगाना पड़ेगा कि यहाँ जो तल है, ये जहाँ पर ये चिपका हुआ है, जैसे कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु फिसले ना, स्पर्श बिंदु स्लिप ना हो, फिसले ना, उसके लिए हमें एक लगाना पड़ेगा। पकड़ के रखे स्पर्श बिंदु को तो बस तो घूम जाएगी। अगर यहाँ से ये स्लिप हो गई, फिसल गई, तो बिना घूमे आ जाएगी नीचे, घूमेगी नहीं, रखो फिसल जाएगी, बिना घूमे नीचे आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर घुमाना है तो ये लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ना फिसले, घूमते हुए चले।
तो इसका मतलब हो गया कि ये F जो है ये घर्षण बल है, यही देगा वो आघूर्ण जिससे वस्तु घूमेगी। ठीक, अब लिखिए घर्षण बल का आघूर्ण, घर्षण बल F का केंद्र के परितः आघूर्ण या बल आघूर्ण जो भी कहो, फिर हो गया F। और कितनी त्रिज्या है घर्षण बल में, त्रिज्या कितनी मानी हुई है R, यही बन जाएगी लंबवत दूरी। देखो ये R और ये F R, तो F R हो गया। और ये क्या बनेगा I अल्फा, जड़त्वाघूर्ण केंद्र के परितः, जड़त्वाघूर्ण केंद्र के परितः, अल्फा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग या कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग नहीं, कोणीय त्वरण। ओके, ये बन जाएगा कोणीय त्वरण। अब इसके बाद घर्षण बल का मान आ गया बच्चों I अल्फा बटे R, घर्षण बल का मान निकल गया। ये क्या है, यह है घूर्णी गति का समीकरण, घूर्णी गति का समीकरण। इसी समीकरण से काम चल जाता, बस सिर्फ घूर्णी गति के समीकरण से हमारा काम चल जाता। अगर ये चल नहीं रहा होता घूमते हुए, अभी तो घूमते हुए चल रहा है, द्रव्यमान केंद्र में गति है बच्चों, ध्यान से देखो, द्रव्यमान केंद्र आगे को आ रहा है लुढ़कते हुए, तो द्रव्यमान केंद्र में गति तो है, इसका मतलब चलने वाला समीकरण भी लगाना होगा। अब देखिए रेखीय गति का समीकरण, इस तरफ को कितना बल है, पकड़ो 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 पकड़ो, mg साइन थीटा है, तो तुम जानते ही हो, पिछली क्लास में तुमने पढ़ रखा है mg साइन थीटा, माइनस पीछे की तरफ कितना बल है, घर्षण बल। कह रहा सर ये तो नीचे लग रहा, नीचे लगे या ऊपर लगे, पीछे को तो है ना भाई, अरे नीचे लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, है तो वस्तु पे ही और है पीछे को, तो उल्टा तो हो गया ना mg साइन थीटा का, तो माइनस कर दिया f। केंद्र में त्वरण कितना है, केंद्र में कितना त्वरण है, केंद्र चलेगा a से, मान लीजिए केंद्र चलता है a से, केंद्र के त्वरण को a लिख दिया मैंने, शाबाश। अब आगे बढ़ो, बहुत ही इंटेंसिव चैप्टर है ये, बहुत खतरनाक टॉपिक है इसके अंदर ये, यहाँ जरा भी दिमाग खिला तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, केंद्र का त्वरण कितना a, चलो ये आ गया m में, ये तो बेसिक बात हो गई। ये है रेखीय गति का समीकरण, ये देखो हो गया। अब यदि वस्तु आनत तल पर नहीं फिसलती है, जो कि हम नहीं मान रहे, हम नहीं फिसला रहे हैं इसको, तो A बराबर अल्फा R, A बराबर अल्फा R, यानी रेखीय त्वरण वृत्तीय पथ पर गति में तुम जानते ही होता है, तुम तो ये भी जानते हो V इक्वल्स टू ओमेगा R होता है, इसी से आता ही है। अगर वस्तु नहीं फिसलती है, ठीक, तब ऐसा संबंध हमारे पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ये आगे बढ़ता है उतना ही ये भी यहाँ से चल जाता है, ये पॉइंट भी उसी तरीके से चल रहा होता है, ये इतना ही आगे बढ़ रहा होता है, तो ये संबंध स्थापित हो गया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लो ये वस्तु, ये केंद्र यहाँ आ जाए, ठीक, तो ये कण भी, यहाँ पे जो कण है वो घूम के उसी विस्थापन के बराबर विस्थापन बना लेगा, ठीक, तो ये चीज़ लग गई। अब इसके बाद इस चीज़ को यहाँ लगा देंगे। देखो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, और एक समीकरण ये है, ठीक, जो कि लौटनिक गति का है, बिना फिसले लौटनिक गति, शुद्ध लौटनिक गति कहते हैं जिसको, शुद्ध लौटनिक गति, प्योर रोटेशनल मोशन। चलिए तो अब इन समीकरणों को पकड़ लेते हैं, इन्हें हल कर लेते हैं। ठीक, सब चीज़ें आपने देख ली, सब कुछ ठीक है। हटा दूं, कहीं से कुछ मिटा दूं, इसमें जगह बना लूं, हाँ बना लो सर, ये लो, ये लो, शुरू करते हैं, यहीं से आ जाते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, ये लो, ठीक, ओके, चलो शाबाश, कर लेते हैं। इस एफ का मान mg साइन थीटा माइनस IA बाई R इक्वल टू ma में रख देते हैं।
एम जी साइन थीटा आई ए बाई आर को उधर ले जाते हैं बच्चों, इसे एम ए कर देते हैं। इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, आई बटे आर प्लस एम। ठीक हो गया। आई अल्फा इसे ए में बदलेंगे। अभी मैंने ए में बदल दिया था अपने दिमाग में ही ए, ये लो अल्फा, ठीक ऐसे। ठीक, अब देखो अल्फा क्या है, अल्फा है ए बटे आर, अल्फा है ए बटे आर कर लो, तो ये ए बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बदल दो इसे यहाँ, ए बटे आर स्क्वायर और ये एम में हो जाएगा। ठीक, अब कॉमन ले लो, आई बटे आर स्क्वायर प्लस एम, ये बन गया ए। अब आ गया ये कॉमन, ए ये लो, ठीक। हाँ, और ये हो गया एम जी साइन थीटा। ठीक, बात पूरी हो गई, हटा लो, ये लो, चलो ए का मान निकाल लो, तुरंत आ गया एम जी साइन थीटा आई बटे आर स्क्वायर प्लस एम, ये आ गया तुरंत। ठीक, अब घर्षण बल का मान भी मिल जाएगा। घर्षण बल कितना है, आई ए बटे आर स्क्वायर, इसी में ए का मान रख दो, ए यहाँ इसमें ए का मान डाल दो, इसमें यहाँ इस जगह पे ए का मान। ठीक, ए यहाँ से तीर लाओ, यहाँ इस पे लगा दो ऐसे, तो ये हो गया आई बटे आर स्क्वायर, ए का मान एम जी साइन थीटा आई बटे आर स्क्वायर प्लस एम, ये है घर्षण बल का मान। ये रहा घर्षण बल का मान, इसे एफ लिख दूं यहीं पे और इसे बंद कर दूं डब्बे में, ये लो, ये घर्षण बल का मान है। तो तुमने अक्सर घर्षण बल का मान पढ़ा होगा म्यू एस एन या म्यू के एन, ये ठीक। ये नहीं होते रोटेशनल डायनामिक्स में, इनकी शर्तें होती हैं, ऐसे नहीं लगते भाई ये तो लगेगा नहीं, देख ये जो म्यू के है ये तो लगेगा ही नहीं, म्यू के एन तो नहीं, काइनेटिक पर्सन यानी ये तो तब लगता है जब कोई वस्तु फिसलती है, तो इसकी तो बात ही गलत हो गई। और म्यू एस एन कब लगेगा, जब अधिकतम घर्षण काम कर रहा हो, सीमांत घर्षण काम कर रहा हो, तब लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का यहाँ कोई काम नहीं। अगर कहेंगे सवाल के अंदर कि साहब अधिकतम घर्षण काम कर रहा है, तब क्या काम करेगा, तब काम करेगा घर्षण बल म्यू एस एन, तब कितना काम करेगा म्यू एस एन, यानी एफ जो है अधिकतम कितना काम करेगा म्यू एस एन, ये वाली चीज यहां पर लगेगी अगर कहा जाए अधिकतम है। ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, यही घर्षण बल का मान है, जो भी आएगा यही आएगा। ठीक, अब मान लीजिए मैं कहूं कि साहब ये तो एक गोला है, ये तो एक सिलेंडर है, जो भी है, फिर इसका जो आई बनेगा जड़त्व आघूर्ण वो यहां लग जाएगा, ये रहा देखो आई। अब यहां पर देखो त्वरण से कुछ जानकारी मिलती है, त्वरण से ये कह रहा है आई, त्वरण में आई नीचे है, इसका मतलब जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है उसका त्वरण कम है। जिसका देखो ये हो रही ए और ये आ रहा है 1/i, ये देखो, यानी व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है त्वरण में। चाहे देख लो ऊपर एम जी साइन थीटा है, देखो नीचे आ रहा है आई, यानी किसी का अगर जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है तो उसका त्वरण कम होगा, और जड़त्व आघूर्ण कम है तो त्वरण अधिक होगा। ठीक, अब तुलना करके बताओ, बात समझ में आ गई ना, तुलना करके बताओ, हटा देता हूँ, ठीक है सब हटा देता हूँ। देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा डेवलप करता हूँ, एकदम लॉजिकल बात बताता हूँ। अभी फार्मूला तुमने बना ही लिया होगा, लिख ही लिया होगा, कोई बात ही नहीं है, तो और उसमें क्या है, सर वीडियो पीछे हटा के लिख लेंगे, वीडियो ही तो है, वीडियो में क्या फ़ायदा है, हाँ सर यही तो है, पीछे हटा के लिख लेंगे। चलिए तुम्हारे पास है एक सघन गोला, एक है तुम्हारे पास गोलीय कोश, एक है तुम्हारे पास बेलन, एक है तुम्हारे पास रिंग। ठीक, द्रव्यमान सबका m है,
त्रिज्या सबकी आर है, ठीक, और त्वरण है ए गोला, इसका त्वरण है ए गोलीय कोश, इसका त्वरण है ए बेलन, ठीक, इसका त्वरण है ए रिंग, ठीक। तो बताओ इनमें सबसे कम त्वरण किसका होगा? सबसे कम त्वरण, कह जी सबसे कम त्वरण उसी का होगा जिसका सबसे ज्यादा जड़त्व आघूर्ण होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका कितना है? इसका होता है mr², इसका mr² बटे 2, इसका 2/3 mr²। तो रट्टे लग गए होंगे तुम्हारे यार, 2/5 mr²। ये लो, ये सब जड़त्व आघूर्ण है। तो सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का है। तो रिंग का त्वरण सबसे कम होगा, यानी ए रिंग से बड़ा किसका? कौन है? ये है, देखो। अब ये 2/3 है, इसका मान कितना पड़ेगा? 0.67, इसका 0.5, तो ये पड़ गया गोलीय कोश पड़ गया बेटा, ए गोलीय कोश या गोलीय खोल। इसके बाद कौन पड़ गया बेटा? इसके बाद पड़ गया बेलन, ये रहा mr²/2, ए बेलन, ये रहा बेलन। इसके बाद ए सबसे ज़्यादा, सबसे कम है देखो 2/5 है भरे हुए गोले का, सघन गोला, ये बन गया गोला। कैसा गोला? सघन। तो इस प्रकार त्वरण की तुलना कर सकते हैं जड़त्व आघूर्ण से, ठीक। चलिए, ओके, डन, शाबाश। बस मिलते हैं अगली क्लास में, और चैप्टर हमारा ये अंत की तरफ चल रहा है, देखते हैं क्या बचा है, उदाहरण वगैरह लेते हैं, ठीक। ओके, बाय।